हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, टॉपिक है आज का इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, हम आज के इस वीडियो लेक्चर में एसी सर्किट के बारे में जानेंगे। ठीक है, और एसी सर्किट में यूज होने वाले पहले टर्म्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में इन सारी चीज़ों को एक बार डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हम इन शॉर्ट यहाँ पर थोड़ा सा इसका ओवरव्यू मैं बताऊंगा। इसके बाद में इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से कितने प्रकार के हमारे एसी सर्किट होते हैं और एसी सर्किट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर इसका ओवरव्यू देखेंगे। जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है और इम्पीडेंस क्या होता है। ठीक है, तो हम इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में देखेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में देखेंगे और इम्पीडेंस के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको फर्स्ट हेडिंग में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसको हिंदी में हम प्रेरणिक प्रतिघात के नाम से जानते हैं। इसको XL से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम XL से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट ओम होती है। ठीक है, इसको हम XL से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ओम के द्वारा मापा जाता है, मतलब ओम में मापा जाता है। ठीक है, इसका हम फॉर्मूले की बात करें तो XL इक्वल्स टू 2πfL ओम। ठीक है, तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL, ये 2πfL होता है। हम यहाँ से XL को फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पर जो F है, वेयर F सप्लाई फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्ज, L इंडक्टिव रिएक्टेंस या इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं, L मतलब होता है इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, कॉइल का इंडक्टेंस इन हेनरी, और जो XL होता है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है इन ओम। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि XL इक्वल्स टू 2πfL होता है, तो हम यहाँ से L की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। L इक्वल्स टू XL डिवाइडेड बाई 2πL। ठीक है, क्लियर सभी को। फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को XC से डिनोट करते हैं। ठीक है, XC से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट ओम होती है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है XC इक्वल्स टू 1/2πfC। ठीक है, और F क्या है, ये सप्लाई फ्रिक्वेंसी है इन हर्ट्ज। C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडेंसर या कैपेसिटर इन फैरड। फिर XC क्या है, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन ओम, और जो C क्या है वो ये है 1/2πfXC फैरड। तो यहाँ पर आपको कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस दिया है। फिर इसके बाद इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस को हम Z से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट ओम होती है। ठीक है, Z इक्वल्स टू √R² प्लस X का स्क्वायर, या फिर हम इसको X जो रिएक्टेंस होता है, ये कौन सा रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हमने यहाँ पर ले लिया है X की जगह XL माइनस XC, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये मिल जाएगा आपको Z की वैल्यू R² √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद में हमने यहाँ पर X की वैल्यू पुट कर दिया है और यहाँ पर XC की वैल्यू, XL और XC की वैल्यू को पुट कर दिया है, तो हमको ये यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं, इम्पीडेंस ट्राइंगल। ठीक है, इम्पीडेंस ट्राइंगल के बारे में हम बात करेंगे। जो प्रतिबाधा ट्राइंगल होता है उसके बारे में बात करेंगे, प्रतिबाधा त्रिभुज। तो ये प्रतिबाधा त्रिभुज जो से ही हमको ये इसकी वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा बेस में लेते हैं, जो रिएक्टेंस होता है ये इसके परपेंडिकुलर में लेते हैं, और जो हमारा Z होता है, इम्पीडेंस होता है, इसको हम हमेशा हाइपोटेनस में के द्वारा शो करते हैं। ठीक है, तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने देख लिया जो हाइपोटेनस Z² बराबर बेस का स्क्वायर प्लस जो लंब का स्क्वायर, या इसका अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इसका स्क्वायर। फिर ये जब Z की वैल्यू निकालेंगे, Z इक्वल्स टू √R² प्लस X का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से X की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले से हम सभी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे यहाँ पर जो एंगल है, ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल फाई है। ठीक है, एंगल फाई यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें कॉस फाई, तो मतलब इस एंगल की बात हो रही है, यहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, तो ये
कॉस फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका क्या है, आर है, रेजिस्टेंस आर है, और जो हाइपोटेनस है वो जेड है, तो आर अपॉन जेड। तो कॉस फाई की वैल्यू यहाँ से आर अपॉन जेड मिल जाएगी। और साइन फाई की बात करें तो साइन का क्या होता है, साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, एक्स है, और डिवाइडेड बाई जो है हाइपोटेनस जेड है, तो एक्स अपॉन जेड। तो ये साइन फाई के लिए वैल्यू मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जेड की वैल्यू को यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इन्हीं फार्मूले से हमको ये चीज़ें मिल गई हैं। जेड निकालोगे आर के फॉर्म में तो जेड इक्वल्स टू आर अपॉन कॉस फाई, जेड रिएक्टेंस के फॉर्म में निकालो तो रिएक्टेंस डिवाइड बाई साइन फाई। तो इस तरह से आपको अलग अलग वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम आगे देखते हैं एसी सर्किट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एसी सर्किट के टाइप्स देखेंगे या इसका क्लासिफिकेशंस देखेंगे। तो जो हमारा एसी सर्किट है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, सेकंड है प्योर इंडक्टिव सर्किट, थर्ड है प्योर कैपेसिटिव सर्किट, फोर्थ है आरएल सर्किट मतलब रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सीरीज सर्किट, फिर फिफ्थ है आरसी सीरीज सर्किट मतलब रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सीरीज सर्किट, फिर इसके बाद में है सिक्स्थ है एलसी सीरीज सर्किट, एलसी मतलब होता है इंडक्टेंस कैपेसिटेंस सीरीज सर्किट, और लास्ट वन है आरएलसी सीरीज सर्किट रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस सीरीज सर्किट। तो ये आपके 6-7 प्रकार के सर्किट्स हैं, इनके बारे में आपको डिटेल से स्टडी करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये इसके क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, आरएल सीरीज सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट, एलसी सीरीज सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट, ठीक है। तो ये एसी सर्किट के टाइप्स हैं, इनका क्लासिफिकेशन है। फिर हम सबसे पहले फर्स्ट की बात करें प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट एक्चुअल में क्या होता है बेटा, कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट को हम शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के नाम से जानते हैं हिंदी में, ठीक है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, आपको डेफिनेशन भी लिखना है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ इस तरह से आपको मटेरियल लिखा हूं, आपको इसका डेफिनेशन लिखना है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिखना है कि ऐसा सर्किट जिसमें केवल रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, रिएक्टेंस तथा इंडक्टिव रिएक्टेंस तथा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, या कह सकते हैं कि इंडक्टेंस तथा कैपेसिटेंस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ऐसा सर्किट जिसमें केवल रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, इस प्रकार के सर्किट को हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट बोलेंगे, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ बोलेंगे। केवल और केवल इसमें रेजिस्टेंस ही होता है, ठीक है। तो ऐसा सर्किट जिसमें केवल रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं होता है, उसको हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर हम इसके में करंट निकालें, ये जैसा कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मात्र प्रेजेंट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सप्लाई है, एसी सप्लाई दे दी गई है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन बताई गई है, ये करंट की डायरेक्शन है यहाँ पर, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से। तो यदि हम इस करंट की का निकालें कि क्या करंट होगा इस सर्किट में, कितना फ्लो होगा, तो ये यहाँ से आप निकाल सकते हो करंट I इक्वल्स टू वी अपॉन जेड, ठीक है, I इक्वल्स टू वी अपॉन जेड आप निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ से आपको निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वेयर जेड इक्वल्स टू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक है, जो जेड है टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का, सर्किट में कितना रेजिस्टेंस यहाँ पर जेड है, ठीक है। और जेड किसके बराबर है, आर के इक्वल है, क्योंकि दूसरा यहाँ पर प्रतिरोध तो है नहीं, कोई दूसरा प्रतिरोध है नहीं, यहाँ पर रेजिस्टेंस के अलावा इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम आर को जेड के इक्वल मान लेंगे। तो आर इक्वल्स टू जेड, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी करंट की आई बराबर बी बटे आर, ठीक है, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो यहाँ से आपको इस फॉर्मूले से यहाँ से आप करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। फिर यदि हम बात करें इसके पावर की, तो पावर का आपको फॉर्मूला पता, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर, आई को मैं 2 बार लिख दिया, आई इंटू आई डिवाइड बाई आर, ठीक है, सॉरी डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई आर, ठीक है। तो आई की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल गई है कि क्या है, इसकी आई की वैल्यू है वी अपॉन जेड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आई की जगह में वी अपॉन जेड रख दिए हैं, ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए हैं। तो हमको यहाँ पर वी बाई जेड मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई आर, कुछ इस तरह से आपको
यहाँ पर ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से v अपॉन जेड, तो v इंटू आई और r अपॉन जेड हमने लिख दिया है, कुछ इस तरह से लिख दिया है। तो v इंटू आई और r अपॉन जेड को आपको पता है कि क्या होता है, कॉस फाई होता है। r अपॉन जेड क्या होता है, कॉस फाई होता है, जैसा कि आपने अभी इम्पीडेंस ट्राइंगल में पिछली स्लाइड में देखा था। r अपॉन जेड इक्वल्स टू कॉस फाई होता है। तो हमने r अपॉन जेड की जगह में कॉस फाई की वैल्यू को पुट कर दिया है। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पावर की जो वैल्यू है ये P बराबर बी आई कॉस फाई, ये सभी के लिए है, कोई भी प्रकार का सर्किट हो। ठीक है, फिर इसमें हम बात करेंगे इसके आगे, कॉस फाई r अपॉन जेड होता है। ठीक है, ये r अपॉन जेड होता है कॉस फाई की वैल्यू। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो r किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। इक्वल है ना, देखा था आपने, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, सिर्फ रेजिस्टेंस ही प्रेजेंट है, तो वो टोटल रेजिस्टेंस जो है r के कारण जितना रेजिस्टेंस है वो जेड के बराबर भी उतना ही उसको अवरोध उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर r अपॉन आर, तो इस प्रकार से आप देखोगे यहाँ पर आपको कॉस फाई की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है, कॉस फाई की वैल्यू यहाँ से आपको कॉस फाई इक्वल्स टू 1 मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देखेंगे पावर कितना हो जाएगा, पी वी आई कॉस फाई, पी इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई। कॉस फाई की वैल्यू जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 है, तो यहाँ पर आप 1 रख दोगे तो वी आई मिल जाएगा, और ये आपको किसी भी प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर मिल जाएगी P बराबर V इंटू आई वाट में। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि ये एक तरह से रेजिस्टिव मतलब ये एक तरह से डीसी सर्किट की तरह वर्क कर रहा है। यदि प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करें तो ये एक डीसी सर्किट की ही तरह वर्क कर रहा है, जबकि क्या था, सप्लाई यहाँ पर कहेगी है एसी की है, लेकिन रेजिस्टेंस के अलावा इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के एब्सेंस के कारण यहाँ पर जो सर्किट है, प्योर रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर जो सर्किट है वो एक डीसी सर्किट के तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पावर बता सकते हैं। तो डीसी सर्किट के लिए पावर है P इक्वल्स टू, मतलब जो प्योर रजिस्टिव सर्किट के लिए जो पावर है वो P इक्वल्स टू वी आई है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम इसका साइनोसॉइडल वेव देखेंगे, जो ये दिखाया गया है यहाँ पर साइनोसॉइडल वेव दिखाया गया है। इसमें करंट और जो इसमें करंट है और वोल्टेज दोनों सेम फेज में चल रहे हैं, सेम फेज में इनका है। ठीक है, तो इसका हम वेक्टर डायग्राम में दोनों एक ही फेज में चल रहे हैं, मतलब कॉस फाई जो फाई है, फाई एंगल है, इसका मान 0 है, क्योंकि करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, 0 बन रहा है एंगल। तो यहाँ से आपको कॉस फाई कॉस 0 मान रखोगे तो कॉस 0 रखोगे तो कॉस 0 का मान आपको पता है 1 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि कॉस जो प्योर रजिस्टिव सर्किट होता है उसमें कॉस फाई का मान 1 होता है, यूनिटी होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्योर रजिस्टिव सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है उसका मान यूनिटी होता है। ठीक है, क्लियर सभी को। ठीक है, ये वेक्टर डायग्राम आपको नीचे दिखाया गया और जो ऊपर वाला डायग्राम है ये आपका साइनोसॉइडल वेव दिखाई गई है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट की डेफिनेशन मैं एक बार बता दूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और आपको नोट ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इसकी डेफिनेशन भी देना है। तो आप इसमें डेफिनेशन लिखोगे कि ऐसा सर्किट जिसमें केवल केवल इंडक्टेंस प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस एब्सेंट होता है, इनमें उपस्थित नहीं होता है, ऐसे सर्किट को हम प्योर इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। केवल इसमें इंडक्टिव कॉइल या इंडक्टेंस ही प्रेजेंट होता है। इसके लिए यदि हम करंट का देखेंगे फार्मूला, तो करंट का फार्मूला देखने के लिए देखेंगे आप यहाँ पर देखो, जैसे कि दिखाई दे रहा है V अपॉन जेड। जेड क्या है, टोटल इम्पीडेंस है, और V क्या है, वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, जो कि V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा t दिया है। तो ये हम इस V की बात कर रहे हैं। तो लेकिन हमको यहाँ से पता है कि यहाँ पर रजिस्टेंस और इंडक्टेंस प्रेजेंट नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस प्रेजेंट नहीं है, केवल इंडक्टेंस प्रेजेंट है जिसका अवरोध एक्सेल होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल होता है। तो यहाँ से आप चाहें तो ये फाइंड कर लेंगे Z इक्वल्स टू एक्सेल, तो आपको करंट की वैल्यू जो मिल जाएगी V अपॉन एक्सेल मिल जाएगी। ठीक है, करंट I इक्वल्स टू V अपॉन एक्सेल मिल जाएगी। आपको एक्सेल की वैल्यू पता है, एक्सेल इक्वल्स टू होता है 2 पाई FL, या L की वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, L इक्वल्स टू एक्सेल डिवाइडेड बाई 2 पाई F। फिर यहाँ से आप पावर को फाइंड कर सकते हैं, पावर P इक्वल्स टू VI कॉस फाई। अब क्या हो रहा है कि जो R अपॉन जेड है कॉस फाई की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर R का मान 0 है, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा है क्या, नहीं लगा है, रेजिस्टेंस नहीं लगा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि R का मान 0 हो जाएगा। R के मान के 0 होने से कॉस फाई का मान भी 0 हो जाएगा। जब कॉस फाई का मान आप इस इक्वेशन में रखोगे, इस इक्वेशन में रखोगे पावर वाले में P इक्वल्स टू VI कॉस फाई में, तो ये भी मान 0 हो जाएगा।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर हमेशा जीरो होगा, पावर कंजप्शन जीरो होगा, किसी भी प्रकार का पावर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा उस सर्किट में, जिससे वहाँ पर हमको पावर का मान शून्य मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए, प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर का मान शून्य होता है। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे इसके वेक्टर डायग्राम की। जैसे कि आपको साइनोसॉइडल वेव फॉर्म यहाँ पर बनाया गया है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है, तो इसमें जो ये वोल्टेज के लिए बनाया गया है, देखिए ये वोल्टेज है और ये वाला जो है ये करंट है। ठीक है, ये वोल्टेज बताया गया है और ये नीचे आपको करंट बताया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ है वो करंट से आगे चल रहा है, मतलब करंट यहाँ पर लैग कर रहा है, करंट पीछे चल रहा है। और प्योर, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट प्योर इंडक्टिव सर्किट है, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है कि इसमें करंट जो होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करने का कार्य करता है। जैसे कि यदि कॉस फाई का मान आपको पता है, कॉस फाई का मान यहाँ पर आपको जो फाई का मान है वो कितना मिल रहा है, आपको 90 मिल रहा है। जब 90 फाई की जगह में रखोगे तो यहाँ पर कॉस 90 रखोगे तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी कॉस 90 की वैल्यू 0 मिलेगी। जब 0 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे, कॉस फाई की वैल्यू 0 पुट करोगे, तो उस कंडीशन में जो आपको पावर होगा वो 0 मिलेगा। तो यहाँ से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट टाइप के सर्किट हैं। मैंने आज की क्लास में आपके 2 टाइप के जो सर्किट है मैंने एक्सप्लेन किया, प्योर रेजिस्टिव सर्किट और प्योर इंडक्टिव सर्किट। नेक्स्ट क्लास में अपन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, आरएल सीरीज सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट, आरएल सीरीज सर्किट और आरएलसी सीरीज सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा, ये चीज़ें आपको लिखना है, इसमें थ्योरी इंक्लूड करना है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको 2-3 लाइन बताया कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट किसे कहेंगे, प्योर इंडक्टिव सर्किट किसे कहेंगे, और ये डेरिवेशन आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।